लेना है। तो सबसे छोटा वैल्यू होता है बीट, लेकिन बीट नहीं है, बीट के बाद होता है बाइट, बाइट के बाद हो जाएगा किलोबाइट, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन को डिटेल्स डिस्कशन के साथ बताने वाले हैं और इसमें कोई मामूली क्वेश्चन नहीं है, सभी वीवीआई क्वेश्चन है और आपको यहाँ से एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है 1 जूल बराबर कैलोरी है, इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन दिए हैं तो आपका आंसर गलत है। यहाँ पर जो दोस्तों पूछा गया है 1 जूल बराबर पूछा गया है। 1 कैलोरी का जो मान होता है, 1 कैलोरी बराबर जो होता है 4.186 जूल, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है उल्टा पूछ दिया गया आपसे। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन आंसर दिए हैं तो आपका आंसर गलत है। तो यहाँ पर पूछा गया है 1 जूल बराबर कैलोरी कितना होगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपको जूल का मान बताना है। 1 जूल बराबर बताना है तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से मान 1/4.186 जूल। अब इसको भाग करके आपको बनाना पड़ेगा, तो भाग कीजिएगा 1 में 4.186 से, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 0.24। तो 0.24 इसका सही आंसर आएगा बी ऑप्शन। तो यहाँ से क्लियर हो गया। और दोस्तों जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे 1 जूल में कितना कैलोरी होता है, 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा प्राप्त होता है, 1 किलोवाट घंटा में कितना मान होता है, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, ये सब चीजें बिहार एसएससी में खूब पूछा जाता है। इसका एक अलग से वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। तो यहाँ से आप याद रखिएगा 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल, लेकिन यहाँ पर 1 जूल का मान पूछा गया था, 0.24 कैलोरी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है। यहाँ से दोस्तों खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का वाटरमैन यानी जल पुरुष किसे कहा जाता है। भारत का वाटरमैन जो कहा जाता है राजेंद्र सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए भारत का फॉरेस्ट मैन किसे कहा जाता है। ये दरोगा एग्जाम मेंस इसी बार पूछा गया क्वेश्चन है, भारत का फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है दोस्तों, ये आपको जरूर याद रखना, एग्जाम में सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है जादव पायेंग को, जादव पायेंग नाम हो गया, असम के रहने वाले हैं। और यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा जो हो जाएगा चिपको आंदोलन से संबंधित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से है, यहाँ पर देखिएगा पहला नंबर पॉइंट है मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपर एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। तो ये बिल्कुल फर्स्ट कथन सही है। दूसरा है हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी सही है। तीसरा है हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तीसरा जो कथन दिया हुआ है दोस्तों जो कि गलत है। हड़प्पा के लोग धातु से परिचित था, सभी धातु से परिचित नहीं था लेकिन धातु से जरूर परिचित था। धातु में देखिएगा तो सोना चांदी कांसा तांबा टीन, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है हड़प्पा के लोग सोना चांदी से परिचित था, तो बिल्कुल परिचित था, लेकिन लोहा से परिचित नहीं था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि लोहा से परिचित नहीं था, बाकी सोना चांदी कांसा तांबा टीन से परिचित था। इसमें से कथन जो सही है केवल 1-2, तीसरा जो है सही नहीं है। अगला देखिए यहाँ पर भारी पानी, भारी पानी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है, अलग अलग तरीके से यहाँ से पूछा जाएगा। अब भारी पानी क्या होता है, हम लोग जो पीते हैं जो दोस्तों पीने के लिए जो प्रयोग करते हैं साधारण जल का, भारी जल का प्रयोग नहीं करते हैं। भारी जल का प्रयोग नाभिक के रिएक्टर में किया जाता है। भारी जल का जो सूत्र होता है D2O होता है। साधारण जल देखिएगा तो H2O इस तरह से बना हुआ है। और यहाँ पर भारी जल में क्या होता है कि हाइड्रोजन के जगह पर इसका समस्थानिक ड्यूटेरियम आ जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्राइटियम। भारी जल जो बना होता है दूसरे नंबर के समस्थानिक ड्यूटेरियम से। तो भारी जल का आपको यहाँ से रासायनिक सूत्र पूछा जाएगा एग्जाम में, तो D2O होता है। भारी जल का पूरा नाम भी बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, पूरा नाम जो होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो आप याद रखिएगा भारी जल का पूरा नाम हो गया ड्यूटेरियम ऑक्साइड, सूत्र हो गया D2O। और आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि भारी जल का अनुभार कितना होता है, 20 होता है। साधारण जल का अनुभार होता है 18, ये भी पूछा जा सकता है, इसको भी आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप यानी समस्थानिक ले लेता है। हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ जाता है, ड्यूटेरियम आ जाता है, ये सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस विटामिन को एल्गो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है।
एल्गो कैल्सीफेरॉल जो कहा जाता है विटामिन D2 को, इसका सही आंसर जो हो जाएगा विटामिन D2। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया। ये क्वेश्चन दोस्तों 67वीं बीपीएससी री एग्जाम अभी कुछ ही दिन पहले पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। गति को सर्वप्रथम जो परिभाषित किया है, अगर इस क्वेश्चन में गैलीलियो ऑप्शन में नहीं रहता तब होता न्यूटन। आप सभी अगर न्यूटन आंसर दिए हैं तो आपका आंसर गलत है। सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों गैलीलियो। न्यूटन से पहले ही गति के नियम को सर्वप्रथम जो परिभाषित किया गैलीलियो। जड़त्व का नियम जो देखिएगा गैलीलियो के द्वारा दिया गया है और जड़त्व का नियम ही गति का प्रथम नियम कहलाता है, तो गैलीलियो आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में गैलीलियो नहीं रहता तो उस कंडीशन में न्यूटन होता। अगला क्वेश्चन, एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा का क्या होता है। तो खाद्य श्रृंखला में देखिएगा तो सीरियल इस तरह से, पहले होता है उत्पादक, उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधे, इसके बाद होता है उपभोक्ता, उपभोक्ता यानी जो उत्पादक पर डिपेंड है यानी हरे पेड़ पौधे पे, इसके बाद अपघटक होता है, अपघटक यानी अगर उपभोक्ता मरेगा तो सड़ा गला के नष्ट करता है। तो एक खाद्य श्रृंखला में कुछ ही चरण इसलिए होता है कि हर चरण में ऊर्जा घटती जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन घटती है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, होटल किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। होटल जो होता है दोस्तों यहाँ पर देखिएगा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 3 क्षेत्रक होता है। पहला होता है प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र जो हो जाता है कृषि, कृषि संबंधित जो भी कामकाज रहेगा ये हो गया प्राथमिक। द्वितीय क्षेत्र में होता है निर्माण से संबंधित, तृतीय क्षेत्र में सेवा। अब होटल से हमें क्या मिलेगा, सर्विस सेवा मिलेगा। अगर आप कहीं जाते हैं तो रहने के लिए होटल चाहिए, बस ट्रेन ये सब सेवा से संबंधित क्षेत्र है, तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर होगा तृतीयक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। सप्त क्रांति की अवधारणा को जो प्रतिपादित किया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। और यहाँ से आपसे पूछा जाएगा संपूर्ण क्रांति के बारे में, तो संपूर्ण क्रांति का याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा या आह्वान किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने। और सप्त क्रांति का अवधारणा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेचुरलिस हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है। एग्जाम में दोस्तों ये पूछा ही जाएगा, आप इसको जरूर याद रखिएगा। नेचुरलिस हिस्टोरिका का जो सही आंसर हो जाएगा प्लिनी, इसका सही आंसर हो जाएगा। और सीधा सा अगर आपसे पूछा जाता है कि हिस्टोरिका के लेखक कौन है, हेरोडोटस याद रखिएगा, जो कि इतिहास का पिता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है, हेरोडोटस है। और नेचुरलिस हिस्टोरिका के लेखक जो है प्लिनी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है, तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में है। सही आंसर हो जाएगा देहरादून। अगला देखिएगा, क्वाड में कौन सा देश समाविष्ट किए गए हैं। क्वाड एक यहाँ पर देशों का सम्मेलन है और इसमें से दोस्तों देश है अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया है। तो अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया देखिएगा तो डी ऑप्शन में यहाँ से पूछा जाता है। यहाँ पर आपसे पूछ दिया जाएगा कि क्वाड में कौन सा देश नहीं है, ऐसे भी पूछा जाता है। यहाँ पर आप देखिएगा ऑप्शन में चारों देश का नाम है, नहीं तो पूछा जाएगा एक अलग जैसे दे दिया रहेगा, ब्रिटेन दे दिया रहेगा, चीन दे दिया रहेगा, तो कौन सा नहीं है करके पूछा जाता है। तो इसको जरूर आप याद रखिएगा। अगला देखिएगा, भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है। तो ये जो पारित किया गया 1974 में। पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी है एग्जाम में पूछा जाता है कि इस अधिनियम को कब लागू किया गया, तो 1974 में लागू किया गया, जल प्रदूषण से रिलेटेड है। अगला है, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के जो लेखक है अभिजीत गुप्ता। सही आंसर हो जाएगा। बिहार एसएससी एग्जाम में दोस्तों पुस्तक लेखक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन का ये हुआ कि 5 से लेकर के 7 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। इस टॉपिक को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। मिनिमम 3 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा ही रहेगा। तो अभिजीत गुप्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। और जितने भी वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे इसमें 4-5 पुस्तक एवं लेखक जो भी इम्पोर्टेंट है इसको शामिल करेंगे, जिससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए। अगला देखिएगा, भारत आकार में है, तो भारत आकार में है दोस्तों पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए, तो आप सभी कमेंट करके फटाफट बताइए।
और दोस्तों अभी आपके पास बहुत सीमित समय बचा हुआ है। सीमित समय में आपको सही समय का उपयोग करना है। और जो पैटर्न है, हर एग्जाम के एक अपना पैटर्न रहता है। जीके साइंस में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम आप लोगों को जो तैयारी करवाने वाले हैं वही पैटर्न पर, जिससे आपको एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाए। और अगर आपकी बहुत बेहतर तैयारी नहीं हुई है तो आप सभी को क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्रैश कोर्स का प्राइस बहुत ही कम कर दिया, जिससे आपको परचेज करने में कोई भी दिक्कत ना हो। फटाफट ज्वाइन कीजिए और संपूर्ण तैयारी कर लीजिए। खास करके आपको मैथ रीजनिंग की बहुत ही बेहतरीन तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको रिजल्ट मैथ ही रीजनिंग ही दिलाएगा। तो मैथ रीजनिंग में दोस्तों आप लोगों को पूरी तैयारी करवा देंगे, जिससे आप 75 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन तक बना पाए। और जीके साइंस में जो भी वीवीआई टॉपिक है, वीवीआई टॉपिक को आपको कंप्लीट कराएंगे। 75 में से आप 50 प्लस आसानी से स्कोर कर लीजिएगा और पीटी एग्जाम में आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो जाइए फटाफट आप सभी सक्सेस प्लेनेट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। इसमें आप लोगों को 20 साल का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट की संपूर्ण तैयारी हो जाएगा, जिससे आपका पीटी एग्जाम में आसानी से रिजल्ट हो जाए। तो देर किस बात की, फटाफट आप सभी क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप हूबहू पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं, जिस तरह का पैटर्न रहता है बिहार एसएससी सचिवालय सहायक में 150 क्वेश्चन का, तो प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध है। प्रैक्टिस सेट का भी दाम कम ही है, तो आप प्रैक्टिस सेट भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, भारत आकार में है। आकार का मतलब होता है क्षेत्रफल। आप जनसंख्या मत समझिएगा, जनसंख्या ये नहीं होता। आकार का मतलब होता है क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, अगर आप देखिएगा भारत जो होता है क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में दूसरा स्थान पर है, लेकिन भारत जो होता है दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, लेकिन क्षेत्रफल में 7वां सबसे बड़ा देश है। तो सही आंसर जो हो जाएगा विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश। और जनसंख्या में पहले स्थान पर जो है चीन है, भारत का स्थान दूसरा है। तो एग्जाम में यह भी पूछा जाता है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से पहला देश कौन सा है, तो चीन है। भारत का स्थान दूसरा है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश हो गया रूस, और भारत का स्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। तो आकार में 7वां बड़ा देश सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करेंट अफेयर से रिलेटेड है। इसमें दोस्तों करेंट अफेयर्स भी शामिल करेंगे, यानी जीके सेक्शन में जो भी पैटर्न है बिहार एसएससी का, उसी पैटर्न पर आपको सभी क्वेश्चन कराने वाले हैं। क्वेश्चन है 33 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा होगी। एग्जाम में आपको इस तरह से आसान करके नहीं दिया रहेगा, या तो 2024 पूछा जाएगा, या थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन करने के लिए सीधा सा पूछा जाएगा कि 33वां ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 33वां ओलंपिक खेल का आयोजन 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। देश का नाम भी पूछ दिया जाता है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन किया जाएगा। और 2028 का जो आयोजन किया जाएगा लॉस एंजल्स यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। और अभी जो 2021 में आयोजन किया गया, ये 2020 में ही होना था, लेकिन कोरोना के कारण से नहीं हो पाया। टोक्यो में इसका आयोजन किया गया, जापान की राजधानी टोक्यो में। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा कि 32वां ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ है, तो टोक्यो में हुआ है। 33वां का आयोजन किया जाएगा पेरिस में, और 34वां का आयोजन किया जाएगा लॉस एंजल्स अमेरिका में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यूटोपिया के लेखक कौन था। इस तरह से दोस्तों प्राचीन पुस्तक लेखक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है खूब एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आपको जरूर क्लियर करके रखना है। तो यूटोपिया के लेखक जो है थॉमस मोर है। आपको लग रहा होगा ये साधारण क्वेश्चन है, दरोगा मेंस एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया है अभी इसी साल 2022 एग्जाम में, 24 अप्रैल 2022 को। थॉमस मोर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। हर्षवर्धन साम्राज्य की जो राजधानी थी दोस्तों कन्नौज, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नांकित में से किन भारतीय राज्यों के समूह से होकर गुजरती है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, आपको सभी 8 राज्यों का नाम याद रखना है। यहाँ से ऐसे भी पूछा जाएगा कि किस राज्य से होकर गुजरती है, या ऐसे भी पूछा जाता है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, या कर्क रेखा के ठीक उत्तर है, यानी कर्क रेखा उस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो मणिपुर वाला दोस्तों खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक उत्तर है, तो मणिपुर है। इसको आप याद जरूर रखिएगा, मणिपुर से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मिजोरम से होकर त्रिपुरा से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। मिजोरम त्रिपुरा से होकर गुजरती है, लेकिन मणिपुर से होकर नहीं गुजरती। ये आपको जरूर याद रखना है, ये खूब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा।
अगला क्वेश्चन है ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो यहाँ से आपको सिर्फ 2 फैक्ट याद रखना है, आप आसानी से क्वेश्चन बना लीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करता है। ध्वनि की चाल जो निर्भर नहीं करता है दाब एवं आवृत्ति पर, ये 2 चीज आप याद रखिएगा। बाकी अन्य चीज जो भी हो गया उस पर डिपेंड करता है, जैसे वायु में आर्द्रता हो गया, हवा की गति, तापमान, घनत्व, इन सभी चीजों पर डिपेंड करता है, लेकिन दाब एवं आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाब। और दाब से रिलेटेड एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से कौन से रामसर प्रस्ताव संधि से संबंधित है। पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी संधि है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है और ये भी पूछा जाता है कि विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सोनार संक्षिप्तीकरण है, तो सोनार से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सोनार का जो प्रयोग किया जाता है पानी के अंदर देखने के लिए, जैसे हो गया पानी जहाज से संबंधित, तो यहाँ पर पानी के अंदर कोई भी वस्तु है तो देखने के लिए, और इसमें जो प्रयोग किया जाता है पराश्रव्य तरंग का। एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि सोनार का प्रयोग पानी के अंदर देखने के लिए करते हैं और इसमें क्या प्रयोग होता है, तो पराश्रव्य तरंगे का इसमें प्रयोग किया जाता है। और इसका पूरा नाम जो होता है साउंड नेविगेशन और रेंजिंग, तो यहाँ पर ये सही आंसर हो जाएगा। रडार से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो रडार का पूरा नाम जो होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग सही आंसर हो जाएगा रडार से रिलेटेड। और साउंड नेविगेशन और रेंजिंग हो जाएगा सोनार का। रडार में जो दोस्तों रडार में रेडियो तरंगे का प्रयोग होता है और सोनार में पराश्रव्य तरंगे यानी अल्ट्रावायलेट साउंड का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। नामदफा नेशनल पार्क जो स्थित है अरुणाचल प्रदेश राज्य में, अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है। तो मिनीमाता से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन में सीसा रहेगा, सीसा का ही दूसरा नाम लेड है, और यहाँ पर पारा मरकरी, तो पारा मरकरी दोनों एक ही चीज हुआ, तो यहाँ पर इसलिए लिखे हुए हैं कि जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। अब आप याद किए हैं पारा, लेकिन ऑप्शन में मरकरी रहेगा तो नहीं बना पाइएगा, इसका संकेत होता है Hg। तो दोस्तों मिनीमाटा रोग जो होता है पारा के कारण से, पारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब अपनाया गया। तो इसमें पूछा गया राष्ट्रीय गीत, तो राष्ट्रीय गीत को जो अपनाया गया है 24 जनवरी 1950 को, और झंडा राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया गया है 22 जुलाई 1947 को। तो आपको ये भी याद रखना है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया गया है 22 जुलाई 1947 को, और राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, दोनों एक ही दिन अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है। यहाँ पर देखिएगा पर्वत और देश का नाम पूछा गया, माउंट एवरेस्ट नेपाल, ये सही है। सीधा यहाँ से पूछ दिया जाएगा कि माउंट एवरेस्ट किस देश में है, तो नेपाल में है। गॉडविन ऑस्टिन भारत, ये सही है। धौलागिरी जो भारत दिया हुआ है जो कि गलत है, यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा धौलागिरी का नेपाल हो जाएगा। और इसके बाद मकालू है, तो मकालू तिब्बत और नेपाल से संबंधित है, तो यहाँ पर धौलागिरी जो दिया हुआ था भारत जो कि गलत है, तो यही सही आंसर इसका होगा। अगला है भारत का नीति आयोग है एक, तो नीति आयोग का जो गठन किया गया योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था यानी जिसका संविधान में जिक्र नहीं है। तो योजना आयोग और नीति आयोग दोनों का काम यह की है, और एग्जाम में पूछा जाता है कि योजना आयोग या फिर नीति आयोग क्या संविधान में इसका जिक्र है, तो नहीं है जिक्र, इसलिए इसको संविधानेतर संस्था या गैर संवैधानिक संस्था कहा जाता है। तो यह जो होता है एक सलाहकार बोर्ड होता है। यहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन कि नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था है या नहीं, तो नहीं है, गैर संवैधानिक संस्था है, या इस तरह से भाषा दिया रहेगा संविधानेतर संस्था। तो नीति आयोग संविधानेतर संस्था या गैर संवैधानिक संस्था है, इसका जो काम होता है सलाहकार बोर्ड के रूप में सलाह देना। अगला क्वेश्चन देखिए, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को, और यहाँ पर पूछा जाता है कि अंग्रेज की तरफ से कौन नेतृत्व किया था, तो हेक्टर मुनरो किया था, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और रॉबर्ट क्लाइव जो किया था प्लासी के युद्ध में। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछा जाता है, और ऑप्शन में दोनों दिया हुआ रहता है, फिर कंफ्यूजन होगा आपको, तो दोनों का याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया था,
और इसके बाद पलासी का युद्ध, तो ये हो जाएगा 1757 में, और रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य था। यहाँ पर जो तीनों दिया हुआ है ना, ये तीनों इसमें से सदस्य, लेकिन लॉर्ड एटली नहीं है। अगला क्वेश्चन है, माध्यम का कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे उस संख्या को कहते हैं। तो उसे जो कहा जाता है आवृत्ति कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 31 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन आवृत्ति। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम वर्षा के लिए किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है। ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए जो रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड, इसका रासायनिक यहाँ पर नाम दिया हुआ है, AgI का प्रयोग किया जाता है। और फोटोग्राफी में दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का, AgBr का। और कृत्रिम वर्षा के लिए यानी आर्टिफिशियल रेन के लिए AgI सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे अधिक होती है। तो इसमें पूछा कि इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। क्लोरीन का संकेत है Cl। और एक फ्लोरीन से रिलेटेड पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि फ्लोरीन, तो विद्युत ऋणात्मकता जो है दोस्तों फ्लोरीन की सबसे अधिक होती है। ये दोनों आप याद रखिएगा, फ्लोरीन का भी और क्लोरीन का भी। तो क्लोरीन का हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मलेरिया रोग कौन से मच्छर के काटने से होता है। तो यहाँ पर छोटे बड़े काले मच्छर ये सब से मतलब नहीं है, ये जो होता है पैरासाइट वाले मच्छर के काटने से। मलेरिया जो होता है एक प्रोटोजोआ के कारण से होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण से, इसलिए इसको पैरासाइट वाले मच्छर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र है। क्रायोलाइट का जो रासायनिक सूत्र होता है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, Na3Al Fe6। ये एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक कोशिकीय जीव का उदाहरण नहीं है। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो ये एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन दोस्तों, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, तीनों जो है एक कोशिकीय जीव है। बाकी केचुआ हो गया, पक्षी, मनुष्य, हम सभी जो है बहुकोशीय जीव का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केचुआ, मेढक, पक्षी, मनुष्य, ये सब बहुकोशिकीय जीव है। अगला क्वेश्चन है, कुंडलकुलम परमाणु रिएक्टर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कुंडलकुलम जो है यह तमिलनाडु में जगह का नाम ही है, तो तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह का कार्यकाल है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह का जो कार्यकाल है 2020 से लेकर के 2025 तक। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। अभी वर्तमान समय में एन.के. सिंह अध्यक्ष है, तो 2020 से 25 तक है। अगला है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो इस क्वेश्चन को आप साधारण मत समझिए, बेसिक क्वेश्चन मत समझिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था सारनाथ में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सारनाथ। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 35A के प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। आप सभी को पता होगा, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अनुच्छेद 35A बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जाम में खास करके जो चीजें चर्चा में रहता है जरूर पूछा जाता है। तो 1954 में भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वर्ष आपको जरूर याद रखना है, अनुच्छेद 35 से अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग का निर्माण किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है। अभी आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे दर्रे का नाम बदल करके नया रखा गया है। तो खास करके जो भी नए से रिलेटेड है जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जवाहर सुरंग का निर्माण किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है। तो सही आंसर जो होगा बनिहाल दर्रा। और रोहतांग दर्रा का नाम अटल सुरंग रखा गया, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बनिहाल दर्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। और अटल दर्रा भी आप याद रखिएगा, अटल पास भी इसको कहा जाता है। तो रोहतांग दर्रा। अगला क्वेश्चन है, अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है दोस्तों पंजाब राज्य में, तो पंजाब इसका सही आंसर हो जाएगा। और आपको सिक्किम से रिलेटेड याद रखना है, कंचनजंगा उद्यान जो है वन्यजीव अभ्यारण्य सिक्किम में है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अजैविक कारक। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस आप एक चीज समझे रहिएगा तो आप आसानी से बना लीजिएगा। जैसे दरोगा एग्जाम में पूछ दिया गया था कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक है जैविक अजैविक, तो यही नहीं पता रहता है कि जैविक अजैविक क्या है। जैविक का मतलब होता है दोस्तों जिसमें जीवन हो, अजैविक का मतलब होता है जिसमें जीवन ना हो, तो आप आसानी से बना लीजिएगा। अब आप इसमें से बताइए अजैविक यानी निर्जीव कौन कौन सा है, तो जल भी है निर्जीव, कार्बोहाइड्रेट भी है, ताप भी है, यानी उपर्युक्त सभी अजैविक का उदाहरण है। तो अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जाएगा, बस आपको पता रहना चाहिए उसका अर्थ क्या होता है। अगर जैविक रहता तो यहाँ पर ऑप्शन में अगर पेड़ पौधा रहता, पेड़ पौधा जैविक का उदाहरण है, मनुष्य जैविक का उदाहरण है, शेर बाघ ये सब जैविक का उदाहरण है। जिसमें जीवन रहेगा जैविक रहेगा, जिसमें जीवन नहीं है अजैविक का उदाहरण होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत के रेल मंत्री कौन है। तो वर्तमान समय में भारत के रेल मंत्री, बेसिक क्वेश्चन है, अश्विनी वैष्णव है। और आपको वर्तमान समय में कौन क्या है इससे रिलेटेड जरूर आपको याद रखना है। अगला देखिएगा यहाँ पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो आप बिहार एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो ये सोच रहे होंगे कि 2022 में भर्ती निकाला गया, 2022 का करेंट अफेयर्स पूछा जाएगा, तो आप बहुत बड़े भ्रम में है। बिहार एसएससी का देखिएगा जब भी एग्जाम लिया जाता है तो 1 से 1.5 साल 2 साल तक का भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, लेकिन 2 साल वाला जो क्वेश्चन रहेगा बहुत फेमस ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के साथ होता क्या है कि 1-2 साल पीछे ही चलता है। 2019 में जो दिया गया है दोस्तों रजनीकांत को दिया गया, यहाँ से एक एक करके आप देखते चलिए। 2018 में अमिताभ बच्चन को दिया गया, और अभी 2022 में जो घोषणा किया गया है ये 2020 का घोषणा किया गया है। और आप सभी को नाम पता होगा, नाम कमेंट करके बताइए 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो 2020 का जो दिया जाएगा आशा पारेख, हीरोइन है, बहुत पहले समय के हैं, तो यहाँ पर दिया जाएगा आशा पारेख, नाम जरूर याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। और बहुत ज्यादा चांस है कि यहाँ पर 2019 रजनीकांत से रिलेटेड पूछा जाएगा अगर पहले इस क्वेश्चन सेट होगा तो आशा पारेख 2020 का ये घोषणा जो हुआ है 2022 में। तो तीनों यहाँ से आपको क्लियर हो गया, आयुष्मान खुराना को नहीं दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। तो आप सभी को पता होगा पहले उर्जित पटेल था, और ये पिछले 2 साल से शक्तिकांत दास इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सीरियल नंबर भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि गवर्नर का नाम तो सबको पता है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर कौन है, लेकिन सीरियल नंबर आप सभी को नहीं पता होगा तो एग्जाम में सीरियल नंबर पूछ दिया जाता है। 25वें गवर्नर है, ये आपको जरूर याद रखना है। अब चलिए एक अच्छा से यहाँ पर प्राचीन इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करके फटाफट बताइए। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गर्तावास, गर्तावास यानी गड्ढा घर, गड्ढा घर का जो साक्ष्य मिला है ये मिला है दोस्तों जम्मू कश्मीर से। और दरोगा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, खास करके जो बीपीएससी दरोगा एग्जाम में पूछा हुआ अच्छा क्वेश्चन रहता है, ये बिहार एसएससी में रिपीट करता है। बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम है सभी का क्वेश्चन आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। इसीलिए दोस्तों आप सभी फटाफट एप्लीकेशन से जुड़ करके क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। इस क्रैश कोर्स में बिहार के जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोगों को पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करवाएंगे, साथ ही टेस्ट के रूप में भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो पीडीएफ में आपको क्या होगा कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, फटाफट इसको याद कर लीजिएगा। क्रैश कोर्स का भी आप लोगों की रिक्वेस्ट पर कम कर दिए हैं, बहुत ही कम अब हो गया है, जाइए फटाफट ज्वाइन कीजिए। अब परीक्षा के लिए जो भी टाइम बचा हुआ है बहुत ही बेहतरीन आप लोगों को तैयारी करवाएंगे, जिससे आपका आसानी से पीटी एग्जाम में रिजल्ट हो जाए। तो रिजल्ट को लेकर आपको बिल्कुल भी निश्चिंत रहना है, बस आप अच्छे से तैयारी कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने में जी का मान क्या होता है। तो दोस्तों विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाइएगा तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर आप विषुवत रेखा से आप ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आइएगा तो जी का मान घटता है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बढ़ता है। और जी का मान सबसे अधिक होता है ध्रुव पर, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जी यानी गुरुत्वीय त्वरण, जी का मान जो सबसे अधिक होता है ध्रुव पर, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों को टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने वाले हैं, तो आप लोगों को धैर्य रख करके इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत अधिक समय नहीं बचा हुआ। आप एक एक करके क्वेश्चन क्लियर कीजिएगा, तभी आप एग्जाम में सभी क्वेश्चन बना पाइएगा। अगला है भूपर्टी में सबसे ज्यादा क्या होता है। तो भूपर्टी में दोस्तों सबसे ज्यादा जो होता है, यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा माइका क्वार्टज ये सब होगा, तो फेल्डस्पार, ये आप नए टाइप का क्वेश्चन देख रहे होंगे, फेल्डस्पार इसका सही आंसर हो जाएगा। फेल्डस्पार एक खनिज है दोस्तों, इसमें जो होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, बेरियम, आप देखिएगा 4-4 चीज आ गया, तो 4-4 चीज मिल करके होगा ही, तो फेल्डस्पार इसका सही आंसर हो जाएगा। फेल्डस्पार एक प्रकार का खनिज है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फेल्डस्पार क्या है। तो एक प्रकार का खनिज है, इसमें जो होता है
पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, बेरियम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम आपको जरूर याद रखना है। कैथोड, कैनाल ये सब नहीं है। एक्स किरण होता है, गामा किरण, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। गामा का इस तरह से साइन होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, किस कंपनी द्वारा सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत की गई? तो आपको लग रहा होगा ब्रिटिश रेलवे होगा, तो अंग्रेज के समय ही शुरू किया गया। पहली बार मुंबई से थाने के बीच चला था। तो ये जो था कंपनी का नाम ग्रेट इंडियन पेनिनसुला, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला इस कंपनी का नाम था। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, तुर्कान चहलगान को समाप्त किसने किया था? तो तुर्कान चहलगान को जो समाप्त किया था दोस्तों, यहाँ पर शुरू से रिलेटेड आपको याद रखना है, शुरू वाला भी पूछा जा सकता है। इल्तुतमिश ने इसको शुरू किया था और समाप्त जो किया था बलबन ने। तो सही आंसर हो जाएगा बलबन। तुर्कान चहलगान को समाप्त किया था बलबन, शुरू किया था इल्तुतमिश। दोनों चीज आप याद रखिएगा। अगला है, तत्कार किस नृत्य का एक रूप है? तो तत्कार जो होता है कथक नृत्य का एक रूप है। कथक में लय के साथ पैरों को चलाने को तत्कार कहा जाता है कथक नृत्य में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथक। कथक से रिलेटेड ये पूछा जाएगा, कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत। अगर राज्य का नाम पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश दीजिएगा, और उत्तर भारत से रिलेटेड अगर कोई एक राज्य रहेगा तो बिहार भी आप दे सकते हैं आंसर। तो ये हो गया। और आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा पंडित बिरजू महाराज, हाल ही में उनका मृत्यु हो गया है, तो यहाँ से जरूर पूछा जाएगा पंडित बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कथक से संबंधित है। तो कथक आप जरूर याद रखिएगा। अगला है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए, ये दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जनजाति यानी एससी, लोकसभा में टोटल 552 सीट है। तो यहाँ पर 545 पर अभी हाल फिलहाल में जो चुनाव होता है, तो इसमें से कितना एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है? तो एससी के लिए दोस्तों टोटल 84 रिजर्व है, और एसटी कैटेगरी के लिए तो एससी में क्या है कि बिहार सचिवालय में, बिहार एसएससी में से पहले ये क्वेश्चन पूछा गया। तो एससी वाला हो सकता है कि ना पूछे, अब अगली बार जो है एसटी वाला पूछा जा सकता है। तो एसटी का जरूर आपको याद रखना है। एसटी में टोटल 47 है। इस तरह से देखिएगा रिजर्व सीटों की संख्या, तो ये 131 हो जाता है। 131 याद रखिएगा टोटल रिजर्व सीट है, जिसमें एससी अनुसूचित जाति के लिए 84 है, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 47 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 84। अनुसूचित जाति एससी पूछा गया है। अगला है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो दिया है अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा। और आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ये सब पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। और दोस्तों हम आप लोग इतना डिटेल्स डिस्कशन के साथ ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो बहुत मेहनत लगता है सारा कंटेंट इकट्ठा करने में। तो आप देर किस बात की, आप सभी हमें अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि दिया गया अकबर द्वितीय के द्वारा, और भारतीय पुनर्जागरण का जनक, आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इसके अलावा दो चीज और आपको याद रखना है, ब्रह्म समाज की स्थापना और आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया है। तो राजा राम मोहन राय से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अकबर द्वितीय उपाधि दिया है राजा की। दूसरा यहाँ पर हो गया आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना और भारतीय पुनर्जागरण का जनक, ये सब चीजें एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में देखिएगा दोस्तों, हमें जो ऊर्जा प्राप्त होता है, आप जो भी खाना खाते हैं इसमें उत्पादक होता है पहला कैटेगरी, इसके बाद होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता उत्पादक पर ही डिपेंड है। और उत्पादक में हरे पेड़ पौधे हो गए। हरे पेड़ पौधे को कहाँ से ऊर्जा मिलता है? सूर्य से। यानी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो मेन स्रोत होता है सूर्य होता है। तो सूर्य इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड राज्य के रांची शहर में है। शहर का नाम भी पूछ दिया जाता है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। नदी का नाम पूछा जाएगा, शहर का नाम रांची। अगला है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और एक संस्था का नाम पूछा जाता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो मानव अधिकार से संबंधित यह संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल। विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को बिहार दिवस और जल दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये भी याद रखिएगा कि 22 मार्च को बिहार दिवस और जल दिवस भी मनाया जाता है। अगला है, गाड़ी में ब्रेक लगने पर
किस कारण यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों न्यूटन के गति से संबंधित है। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से संबंधित है और प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो जड़त्व इसका सही आंसर हो जाएगा। गाड़ी में ब्रेक लगने पर व्यक्ति जो है आगे की ओर झुक जाती है, क्योंकि शरीर का ऊपरी भाग जो है गति में ही रहना चाहता है। ब्रेक लगने पर पिछला भाग तो रुक जाता है, नीचे का भाग, लेकिन ऊपरी भाग नहीं रुकने के कारण से आगे की ओर झुक जाता है। जड़त्व इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पोंग बांध कहाँ स्थित है। तो पोंग बांध, थीन बांध, दोनों एग्जाम में खूब पूछा जाता है क्वेश्चन। तो पोंग बांध जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, और थीन बांध जो है, थीन बांध के बारे में भी आप याद रखिएगा। तो थीन बांध जो है रावी नदी पर पंजाब राज्य में है। नदी का नाम भी आपको याद रखना है, रावी नदी। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर है। नदी का नाम भी आप यहाँ से याद रख लीजिएगा। टोटल 6 फैक्ट हो गया। पहला तो पोंग बांध हिमाचल प्रदेश राज्य में ब्यास नदी पर है। दूसरा यहाँ पर थीन बांध रावी नदी पर पंजाब राज्य में है। तो यहाँ से नदी का नाम पूछा जाएगा, नहीं तो राज्य का नाम। अगला क्वेश्चन देखिएगा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनिसेफ जो संबंधित है ये बच्चों से संबंधित संस्था है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय, न्यूयॉर्क यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इस दूसरा होता है यूनेस्को। तो यूनेस्को जो होता है सांस्कृतिक वैज्ञानिक संस्था है, कार्यक्रम से संबंधित संस्था है। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। अगला है प्रोटीन का टूटना कहाँ होता है। तो प्रोटीन का जो टूटना होता है दोस्तों, आमाशय से पेप्सिन एंजाइम निकलता है और जो कि प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका आमाशय। आमाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है? पेप्सिन एंजाइम। एंजाइम का नाम भी आपसे पूछा जाएगा, तो जरूर याद रखिएगा, पेप्सिन एंजाइम। अगला है लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। यहाँ पर 2 चीजें आपको याद रखना है, पहला लोक लेखा समिति, दूसरा प्राक्कलन समिति। और यहाँ पर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो लोक लेखा समिति में टोटल सदस्यों की जो संख्या 22 है, 22 हो गया। जिसमें से दोस्तों यहाँ पर आप ऐसे ही याद रखिएगा, 15 जो होता है लोकसभा से और 7 होता है राज्यसभा से। L से हो गया लोकसभा और 7 यहाँ पर R से हो गया राज्यसभा। तो लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। और कुल सदस्यों की संख्या 22, राज्यसभा से कितना होता है? तो 7। ये हो गया। दूसरा यहाँ पर प्राक्कलन समिति का पूछा जाता है। प्राक्कलन समिति का भी आप याद रखिएगा। प्राक्कलन समिति में क्या होता है? टोटल सदस्यों की संख्या 30 है और ये सिर्फ लोकसभा से होता है, इसमें राज्यसभा से सदस्य नहीं होता है। तो अच्छे से याद रखिएगा, लोक लेखा समिति में टोटल सदस्यों की संख्या 22 है, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से है। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या 30 है, जो कि सिर्फ लोकसभा से होता है, राज्यसभा से नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लोकसभा कितने सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं। तो चलिए 15 में टिक आउट कर देते हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 15। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ तथा राज्यों को अनुदान दिया जाता है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह जो दिया जाता है? अनुच्छेद 275। अनुच्छेद 275 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय संसद में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी भी दल के पास न्यूनतम कितनी सदस्य होनी चाहिए। तो ये जो होनी चाहिए दोस्तों, कुल का 1/10 होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कुल सदस्यों का 1/10। तो जैसे लोकसभा की बात करें तो मिनिमम 50 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सादिकपुर सिनौली भारत के किस राज्य में अवस्थित है। ये जो है दोस्तों पुरातात्विक स्थल है और यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पर जो है महाभारत से रिलेटेड साक्ष्य मिला है, महाभारत कालीन साक्ष्य मिला है। और ये जो है उत्तर प्रदेश के बागपत जिला में है। उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा, महाभारत कालीन साक्ष्य मिला है। अगला है जठर रस का पीएच मान क्या होता है। तो जठर रस का जो पीएच मान होता है दोस्तों 2 होता है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। और आपको यहाँ से पित्त का भी याद रखना है, पित्त का पीएच मान 7.8 होता है। मूत्र का पीएच मान जो होता है, पित्त का जो पीएच मान होता है 7.8। अगला क्वेश्चन है, सफेद फास्फोरस का आकार क्या होता है। सफेद फास्फोरस का जो आकार होता है चतुष्फलकीय होता है और सफेद फास्फोरस वायु के संपर्क में आने पर जलने लगता है, इसलिए इसे पानी में रखा जाता है। सफेद फास्फोरस का आकार चतुष्फलकीय होता है। सफेद फास्फोरस को कहाँ रखते हैं? पानी में रखते हैं। वायु के संपर्क में जैसे ही आएगा जलने लगेगा। लाल फास्फोरस का प्रयोग माचिस बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
बारामूला किस नदी के किनारे पर है? तो बारामूला जो है झेलम नदी के किनारे जम्मू कश्मीर राज्य में है। झेलम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोरापुट किस लिए प्रसिद्ध है? कोरापुट दोस्तों उड़ीसा राज्य में है, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। अगला क्वेश्चन है मोटर गाड़ी से निकलने वाला सबसे हानिकारक प्रदूषक है। आपसे यहाँ पर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोटर गाड़ी से निकलने वाला नहीं तो मानव शरीर के लिए सबसे हानिकारक गैस कौन सा है, इसमें से कौन सा सबसे हानिकारक है? तो दोस्तों सबसे हानिकारक जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस है और इसके संपर्क में अगर आप आते हैं तो मृत्यु भी हो सकता है। तो इस कारण से इसे सबसे हानिकारक प्रदूषक माना गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। अगला क्वेश्चन है प्रकाश और ध्वनि में अंतर निम्न कारण से है। तो प्रकाश और ध्वनि में अंतर का जो बड़ा कारण होता है ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन। तो ध्रुवीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश में होता है लेकिन ध्वनि में ध्रुवीकरण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कांवर झील किस राज्य में स्थित है? तो कांवर झील जो स्थित है बिहार के बेगूसराय जिला में। तो बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? बिहार जीके से रिलेटेड भी क्वेश्चन शामिल किए हैं और बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो नागी बांध जो स्थित है, नागी डैम एक पक्षी अभ्यारण्य है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है और बिहार के जमुई जिला में है। तो जमुई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पहला सूक्ष्मरोधी दवाई कौन सी थी? तो पहला सूक्ष्मरोधी दवाई जो है सल्फा ड्रग है और एंटीबायोटिक का नाम आप सभी को पता होगा कि पेनिसिलिन है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा बनाया गया है। ये कवक से बनाया गया है पेनिसिलिन। तो पहला सूक्ष्मरोधी दवाई जो है सल्फा ड्रग है और पहला एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु मिश्र धातु सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? तो प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी तो सर्वाधिक जो होता है स्टील का होता है और सबसे कम होता है रबर का। आप यहाँ से अच्छे से याद रखिएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हल्का क्वेश्चन है लेकिन सबसे अधिक कंफ्यूजन इन्हीं सब क्वेश्चन में रहता है। रबर का कम होता है, स्टील का सबसे अधिक प्रत्यास्था होता है। अगला क्वेश्चन है समुद्री घोड़ा किसके अंतर्गत है? तो समुद्री घोड़ा जो अंतर्गत है मत्स्य फिश के कैटेगरी में से रखा गया है। ये घोड़ा नहीं है, आप इसको घोड़ा मत समझिएगा। समुद्री घोड़ा ये पानी के अंदर समुद्र में होता है। ये जो है मछली के कैटेगरी के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है गंगा गंडक सोन नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो गंगा गंडक और सोन नदी के संगम पर जो बसा हुआ है पाटलिपुत्र यानी पटना बसा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन नदी का निक्षेप है? तो नदी का जो निक्षेप होता है जलोढ़ पंख है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू पूछ दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैंसर की जांच निम्न में से कौन सा है? तो पहले नंबर में देखिएगा एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए। तो जनरली से एड्स के जांच के लिए किया जाता है। CD4 काउंट देखिएगा। तो CD4 काउंट भी एक प्रकार का रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए ही किया जाता है। तो ये दोनों टेस्ट जो है एड्स के लिए ही जनरली किया जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता चेक करने के लिए। इसके बाद है विडाल टेस्ट। ये जो किया जाता है दोस्तों टाइफाइड के लिए किया जाता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। टाइफाइड हो गया। और बायोप्सी जो किया जाता है, बायोप्सी में क्या किया जाता है शरीर के अगर कहीं भी कैंसर है तो थोड़ा सा वहां से कट करके यानी मांस ले करके फिर इसको चेक किया जाता है। तो बायोप्सी जो किया जाता है कैंसर के उपचार के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज जम्मू कश्मीर में है और यह किस नदी पर है? तो बहुत भी है क्वेश्चन। अभी हाल ही फिलहाल में बिहार एक्साइज मदरसेत सिपाही का जो एग्जाम लिया गया था इसी महीने 16 अक्टूबर को, तो इसमें पूछा गया क्वेश्चन है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज जम्मू कश्मीर में और ये जो है चिनाब नदी पर है। सही आंसर जो हो जाएगा 81 नंबर का चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में। अगला है निम्न में से कौन सा GI टैग का जोड़ा सही नहीं है? GI टैग को जरूर आपको देख लेना, यहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन। चाक हावे मणिपुर जो कि सही है। टेराकोटा गोरखपुर, डलेक खुर्सिनी सिक्किम ये भी सही है। जोडीमा वैन जो है संबंधित है दोस्तों असम से, लेकिन यहाँ पर मेघालय दिया हुआ है जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा एक पारितंत्र में प्राथमिक या प्रथम क्रम के उपभोक्ता को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो है उपभोक्ता पूछा गया है। स्वपोषी जो होता है हरे पेड़ पौधे यानी ये उत्पादक के कैटेगरी में हो गया। मांसाहारी होता है द्वितीयक।
तो प्रथम क्रम के उपभोक्ता को जो कहा जाता है शाकाहारी, शाकाहारी जीव हो गया जैसे बकरी हो गया, बकरी को यहाँ पर कौन खाएगा, जैसे हिरन बकरी ये सब हो गया, इसको मांसाहारी जीव खाएगा। मनुष्य भी मांसाहारी के कैटेगरी में है, मनुष्य को वैसे सर्वाहारी कहा जाता है, शाकाहारी मांसाहारी दोनों है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाकाहारी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसमें पूछा गया था बल का ऐसा मात्रक क्या है, क्वेश्चन दिख नहीं रहा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है, दाब का हो जाएगा पास्कल, कार्य ऊर्जा का हो जाएगा जूल, और ताप का ऐसा मात्रक होता है केल्विन। तो बेसिक चीजें हैं लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अब क्या होता है दोस्तों, एग्जाम में महात्मा गांधी की जगह पर शॉर्ट में एम के गांधी रहता है, तो ये मत समझिएगा कोई नया नाम आ गया, गांधी जी का ही नाम यहाँ पर दिया हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन है वसंत विषुव वर्नल इक्विनॉक्स होता है, वसंत विषुव का कारण यहाँ पर पूछा गया है, तो 21 डेट में होता है, 21 मार्च को होता है, 21 मार्च इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब, आप सभी को पता होगा कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना पर, और ये जो होता है वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक यानी असली प्रतिबिंब, तो वह असली और उल्टा हो जाएगा सही आंसर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया निम्न में से कौन सा सच्चा फल यानी ट्रू फ्रूट्स है, तो ट्रू फ्रूट्स के कैटेगरी में जो है दोस्तों आम है, और बाकी सेब केला हो गया और खीरा, ये तीनों जो है असत्य फल है यानी फॉल्स फ्रूट है, और सही आंसर जो हो जाएगा इसमें से आम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है यानी चुनाव में शामिल है। भारत को उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल जो होता है संसद के दोनों सदनों के सदस्य यानी लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा राज्यों का इसमें कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होता है, विधानसभा से शामिल नहीं होता है। यहाँ पर देखिएगा संसद के निर्वाचित सदस्य, ये क्यों आंसर नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा दोस्तों कि इसमें निर्वाचित है, निर्वाचित का मतलब होता है जो चुनाव करके आए मनोनीत वाला भाग नहीं लेगा। तो उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता है, राष्ट्रपति में होता है, राष्ट्रपति में फिर निर्वाचित लगता है, इसलिए लगता है कि जैसे देखिएगा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो जिसको राष्ट्रपति खुद ही चुना है वो भाग नहीं लेता है, मनोनीत वाला भाग नहीं लेता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेता है, मनोनीत वाला भाग नहीं लेता है, लेकिन उपराष्ट्रपति में सभी सदस्य भाग लेते हैं, तो इसलिए संसद के दोनों सदनों के सदस्य सीधा लिखा हुआ है यानी सभी सदस्य हो गया। अगला है बिहार के निम्न जिले में किस जिले में पीडमेंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है, तो बहुत भिविया क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट का रंग हरा होता है, क्लोरोप्लास्ट का रंग जो होता है दोस्तों हरा होता है, और हरा के एग्जाम में कारण पूछा जाता है कि हरे पेड़ पौधे का हरा रंग किसके कारण से होता है, क्लोरोफिल के कारण से होता है, क्लोरोप्लास्ट का रंग जो होता है हरा क्लोरोफिल के कारण से। अगला क्वेश्चन है कोरोना रोग कोविड-19 का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था। अब देखिए ये सब क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि पुराना हो गया, लेकिन बिहार एसएससी के लिए नया ही है। अब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको लगेगा 2 साल पहले का चीज है, पूछ दिया गया था, बना नहीं, तो जरूर आपको देख करके जाना, और हम आप लोगों को सभी तरह का क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो इसलिए आप सभी निश्चिंत रहिए, करेंट अफेयर्स भी आप लोगों को कराएंगे। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कोरोना का सबसे पहला केस कब आया था, तो दिसंबर 2019 में आया था चीन में। देश का नाम पूछा जाएगा किस देश में कोरोना का पहला मरीज मिला या किस देश में केस आया था, तो चीन में आया था। और चीन का शहर का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वुहान शहर, हनोई प्रांत के वुहान शहर में, शहर का नाम याद रखिएगा वुहान। ये हो गया देश का नाम। चीन कब आया था, दिसंबर 2019 में। भारत के राज्य में किस में मिला था, तो केरल राज्य में। और पहला टीका कोरोना का किसको लगा है, टीका देश तो हो जाएगा रूस, पहला टीका बनाने वाला, और भारत में तो मनीष कुमार को लगा है। टीका का नाम भी पूछा जा सकता है कि भारत में कोरोना का पहला टीका किसे दिया गया, तो एम्स के सफाई कर्मचारी मनीष कुमार को दिया गया, बिहार के ही रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है यूरिया का उपयोग किया जाता है,
दोस्तों यूरिया का जो उपयोग किया जाता है उर्वरक यानी खाद के रूप में, तो उर्वरक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है? गाय के दूध में पीलापन का जो कारण है कैरोटीन है, और केसिन के कारण से दूध का रंग सफेद होता है। ये भी पूछा जाता है कि दूध का रंग व्हाइट यानी सफेद किसके कारण से होता है? केसिन के कारण से और कैरोटीन के कारण से पीलापन रंग होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? मानव शरीर में होने वाले रोग से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन तक पूछ दिया जाता है, तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से आप कंप्लीट करना है आपको। खसरा और पोलियो का कारण जो होता है वायरस होता है। मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ के कारण से, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण से, शुरू में भी आप देखिए मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। टीबी का जो कारण होता है दोस्तों जीवाणु बैक्टीरिया के कारण से होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीबी। बाकी पोलियो वायरस के कारण से, खसरा वायरस के कारण से, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण से। अगला क्वेश्चन है सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? तो आप ऑप्शन से ढूंढ करके बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चन आप पढ़ ही रहिएगा बुक में, कुछ आपको कॉमन सेंस सोच करके भी बनाना है। तो सबसे कम जल की आवश्यकता इसमें से देखिएगा खजूर को होता है। खजूर जो होता है मरुस्थलीय क्षेत्र का पेड़ है, और भारत में देखिएगा तो राजस्थान राज्य में सबसे अधिक खजूर का उत्पादन होता है। विश्व में देखिएगा तो सऊदी अरब, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है किस देश में, तो सऊदी अरब याद रखिएगा। मरुस्थलीय क्षेत्र का यह पेड़ होता है, तो खजूर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अब यहाँ से भी आप याद रखिएगा, शुरू में आप देखे थे कैलोरी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.186 जूल, और 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है मनुष्य को सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से लगभग सेम ही, यानी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। लेकिन वसा से दोस्तों 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, तो सबसे अधिक जो हो जाएगा वसा। कार्बोहाइड्रेट से भी 4, और विटामिन से 0। विटामिन हमें बीमारियों से रक्षा दिलाता है, विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि पानी से, अगर हम 1 गिलास पानी पीते हैं तो हमें कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगा? तो 0। पानी में कोई भी एनर्जी नहीं होता, अगर एनर्जी रहता तो लोग हमेशा पानी पीकर ही रह जाते, खाना खाने की जरूरत ही नहीं रहता। तो विटामिन और पानी से कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। प्रोटीन से लगभग 4 किलो कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट से भी 4, वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। अगला है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा दोस्तों ये न्यूज में रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमुई जिला। और अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर जरूर आप सभी कमेंट करके बताइए। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, फटाफट आप सभी को चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। आप भी हमें अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए, आप सपोर्ट कीजिएगा अधिक से अधिक, तभी हम आप लोगों को इतना अच्छा वीडियो प्रोवाइड करवा पाएंगे। और इस तरह का वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत टाइम लगता है, सारा कुछ कंटेंट इकट्ठा करने में, और हम आप लोगों को परीक्षा तक इसी तरह का नंबर 1 कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहेंगे। इसका आंसर है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? दोस्तों अभी बिहार का एग्जाम देखिएगा, पिछले 3-4 साल में 3-4 एग्जाम में पूछा गया। इस बार 67 बीपीएससी पीटी में भी पूछा गया ये क्वेश्चन है। और यहाँ पर क्या होता है कि राजस्थान बिहार को लेकर कंफ्यूजन रहता है, फिर गलत बना लेते हैं। तो बिहार में महिला साक्षरता दर जो 51.5% है। राजस्थान का आप देखिएगा तो राजस्थान पहले स्थान पर नहीं आता, राजस्थान दूसरे स्थान पर है। बिहार में महिला साक्षरता दर 51.50% हो गया। वहीं पर राजस्थान का देखिएगा तो राजस्थान में महिला साक्षरता दर जो है दोस्तों 52.1% है। तो बिहार का आपको कंफर्म याद रखना। होता क्या है कुछ कुछ बुक में ये इस तरह से वन लाइनर में दे दिया रहता है कि सबसे कम महिला साक्षरता दर राजस्थान का है, जो कि गलत है। सबसे कम महिला साक्षरता दर में बिहार ही 51.50%, राजस्थान दूसरे स्थान पर है कम में 52.1%। तो यहाँ से आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है, और प्रतिशत में 51.50%। तो दोस्तों आप सभी कमेंट करके जरूर बताइए आप 100 में से कितना क्वेश्चन सही बनाए हैं, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं जरूर आपको सब्सक्राइब करना है। और इसी तरह आप लोगों को अभी बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो अगर आपकी बहुत बेहतरीन जीके या फिर मैथ साइंस की नहीं हुआ है तैयारी, तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तैयारी करवाने वाले हैं, खास करके मैथ रीजनिंग में तो पूरी तैयारी करवाएंगे, जिससे आप 75 में से 70 क्वेश्चन बना पाए
और बाकी जीके साइंस सेक्शन में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। आप 75 में से 50 प्लस आसानी से बनाइएगा और मैथ रीजनिंग में 75 में से 70 बनाइएगा, जिससे आपका आसानी से पीटी एग्जाम में रिजल्ट हो जाए। तो देर किस बात की, बहुत ही कम प्राइस पर क्रैश कोर्स उपलब्ध है। एप्लीकेशन पर फटाफट जुड़िए और क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। बाकी दोस्तों यूट्यूब पर भी आप लोगों को रेगुलर रूप से अब एग्जाम तक वीडियो मिलेगा, तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए।